मनीष, हर्ष, आर्यन, मोनू, दुर्गेश, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? रिया, संजना, सोनित, सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बारिश का मजा ले रहे हैं आप लोग? तैयारी कुछ कर लिया? जेईई टेस्ट की तैयारी कर रहे हो आप लोग? चलिए, मैंने आपको बता रखा है कि लेक्चर्स जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे इरोडोव के क्वेश्चंस पिक करते जाएंगे जो जरूरी मैं समझूंगा। आप अभी तक जैसे आप रिलेटिव रिवर मैन प्रॉब्लम्स में जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे वो हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आपके प्रोजेक्टाइल में बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसी तरह से फोर्स कॉन्सेप्ट में भी होंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बस ये टेंशन लीजिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सब हम अपने से कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम इजीली जो है घर पे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, उसकी टेंशन लीजिए। नहीं भाई शिवम, ऐसा नहीं है कुछ। ओलंपियाड के लिए फिजिक्स गैलेक्सी गैलेक्सी नहीं रहती कुछ भी चीज, उस बहुत और भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ओलंपियाड में, ठीक है। एक चीज टारगेट करिए, मैं आपको यही बोलूंगा। देखिए ओलंपियाड के लिए फिजिक्स ओलंपियाड है, मैथ्स है, आरएमओ है, आईएमओ है, कोई भी चीज, ये सब जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब आप कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है। बट ये सभी बच्चे जानते हैं कि उसमें से लास्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड तो आप बिना कुछ तैयारी के ही निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है जो आप पढ़ रहे हो। लेकिन जो आप लास्ट इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आईपीएचओ के बाद जब जाओगे, आईपीएचओ की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे यार 5 लोग 4 लोग पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप वही एम बनाइए, मेरा जो मानना है। बाकी आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा है, मुझे नहीं पता कि आप कितने टैलेंटेड हो। आपको अगर लगता है, क्योंकि जो ओलंपियाड भी निकालते हैं वो यही पढ़ते हैं, उनके वो अपनी सोच से निकालते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस की बात होती है। हम यहाँ जेई एडवांस या थोड़ा उससे ऊपर तक ही बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो लास्ट टर्न पे सभी बच्चों को याद होगा कि मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंशंस के इंटीग्रेट करके और कैसे आपने टेंशंस निकाला था, बहुत सारी चीजें हमने की है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है कर ली होंगी, क्योंकि ये थ्रू आउट द फिजिक्स यूज होगी, ठीक है। थ्रू आउट द फिजिक्स यूज होगी, ठीक है। तो जो जो मैं बता रहा हूं ये सब एक तरीके से केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है। आई एम सेइंग थ्रू आउट द फिजिक्स, मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट मॉडर्न फिजिक्स जो 12th में आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। चलिए, तो अब हम नए फोर्स की बात करेंगे जो उससे आप इनकाउंटर होगे, वो है अपना कांटेक्ट फोर्स। जैसे हमने नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ देखा था, टेंशन देखा था, उसी तरीके से कांटेक्ट फोर्स भी अपना एक फोर्स है जो आपको कॉमनली मैकेनिक्स में ऑकर होगा, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली क्या है? कांटेक्ट फोर्स बेसिकली क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये दो बॉडीज, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मान लो एक टेबल है, उस पर आप ब्लॉक रख रहे हो, तो टेबल का सरफेस, ठीक है, और ब्लॉक, इन दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर लेवल का फोर्स है, जिसको हम आगे आप पढ़ेंगे भी। फोर्स को हम बेसिक चार में कैटेगराइज करते हैं, चार में हम कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें एक कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेसिकली ये जो है आप आगे पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नेचर मतलब की कैटेगरी में आएगा, ये अपना कांटेक्ट फोर्स एंड टेंशन ऑल्सो, ठीक है, टेंशन ऑल्सो।
क्वांटम फिजिक्स आपको पढ़ाया जाता है भाई जब आप हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ते हैं, जहां पे बिल्कुल ये अपनी न्यूटोनियन मैकेनिक्स खत्म हो जाती है, वहां की क्वांटम फिजिक्स। जैसे मान लो आप हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आईआईटी से पढ़ना चाह रहे हो, इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम इन फिजिक्स, जैसे एमएससी इन फिजिक्स एक कोर्स होता है आईआईटी में, ठीक है, वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ठीक है। और या फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम में भी अगर आप फिजिक्स लेते हैं, बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम जो जेई के थ्रू होता है, उसमें आप फिजिक्स जब हायर लेवल की पढ़ते हैं, देन यू कैन डील विथ क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो, और जितनी भी रिलेटिविस्टिक चीजें हैं वो सब आप डील करना शुरू करते हो, ठीक है। पता नहीं आप लोग इन सब चीजों में क्यों पड़े हुए हो। मुझे पता है, एक बात सच्चाई ये है जो मैं फिर आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, कि जो बच्चा कम दिमाग लगाता है ना, जो बच्चा बहुत कम दिमाग लगा के केवल इतना ही दिमाग लगाता है कि हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हो अगर उनको समझ में आ रहा है, आप उनसे मतलब एडजस्ट हो चुके हो, तो हमें जो बताया जा रहा है चुपचाप वही करना है, तो आई थिंक वही सेलेक्ट हो जाता है। बाकी जो अपनी कलाकारियां बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, वो फिर वो प्लान बनाने में ही रह जाता है, कभी भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। कभी भी वो प्लान बनाने में ही 2 साल केवल प्लान बनाता रह जाता है, ठीक है, वो कभी एग्जीक्यूट लेवल पे नहीं आ पाता, एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं आ पाता, इसलिए उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता। जबकि वो खूब कॉन्शियस है, खूब सोचता है, तो वो केवल सोचता है, करता नहीं है। यहां फंडा ये है कि सोचो कम करो ज्यादा, तो वही सेलेक्ट होगा। क्वांटम फिजिक्स और क्या क्या इन सब चीजों से क्या लेना देना आपको। तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली क्या है? कांटेक्ट फोर्स बेसिकली क्या है कि व्हेन द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, देन द सरफेस मॉलिक्यूल हैव ए इंटरैक्शन। दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्शन करते हैं और उसके वजह से हमें नेट एक फोर्स मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली क्या है? It is force of interaction between ये इट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो जब ये कांटेक्ट इन ईच अदर आते हैं तो क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगाते हैं। इंटरैक्शन का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दैट इज बेसिकली आवर कांटेक्ट फोर्स। अब इसको आप दिखाते कैसे हो? जैसे एक बहुत मैंने आपको बताया कि बेसिक एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई टेबल पे किसी ब्लॉक को आपने रख दिया है, किसी टेबल पे आपने किसी ब्लॉक को रख दिया है इस तरीके से, तो एक टेबल का सरफेस होगा, है ना, और एक अपना टेबल के सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे और एक ब्लॉक का होगा। दोनों में इंटरेक्शन होगा, दोनों में इंटरेक्शन। थोड़ा सा मैंने गैप दिखाया जिससे कि आप सरफेस डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, ठीक है, जिससे आप सरफेस डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा? ये जो मास है, मैं कोई भी ब्लॉक का मास होगा, इसका अपना वेट तो नीचे लगेगा और इस वेट की वजह से ये कांटेक्ट जनरेट करेगा। तो यहां पे आपके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो आप इसको दिखाते कैसे हो? मतलब वो फोर्सेस तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है, वो फोर्सेस अपने मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं।
तो उसका बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो उसका नेट एक रिजल्टेंट हम दिखा पाते हैं केवल, है ना। मॉलिक्यूलर फोर्स है तो उनका हम एक रिजल्टेंट दिखाते हैं। तो वो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, कांटेक्ट फोर्स, वो ब्लॉक पे जो लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा। ये ब्लॉक पे कुछ कांटेक्ट फोर्स ऐसा लगेगा, नेट रिजल्टेंट, जिसको मैं बोल रहा हूं एफ सी। एफ सी का मतलब सी फॉर कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सभी बच्चों को पता है कि अगर ये ऐसे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा, इसी का ये रिजल्टेंट होगा। इन्हीं दोनों का अपना क्या होगा, वेक्टर सबने पढ़ा है कि इन दो फोर्सेस का, इन दोनों का रिजल्टेंट ही कौन है, कांटेक्ट फोर्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज आवर कांटेक्ट फोर्स। तो इसके दो कंपोनेंट्स जो होंगे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो ये कांटेक्ट फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, किस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ब्लॉक के सरफेस मॉलिक्यूल और टेबल के सरफेस मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स आपने दिखाया, दैट इज आवर कांटेक्ट फोर्स। अब ये कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसका एक नाम पड़ता है, वो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड एन, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन, दिस एन इज फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको दो फोर्सेस मिले और ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स has two components, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी को हम फ्रिक्शन कहेंगे और ये पूरा का पूरा सेपरेट टॉपिक डील होगा, है ना। ये नेक्स्ट पूरा हमारा एक चैप्टर होगा, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन को नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन होगा और दूसरा हमारा है वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारे मतलब का है इस चैप्टर में। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स is called normal reaction, is called normal reaction। तो ये हमारे मतलब का है, हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ये हमारे मतलब की चीज है अभी, इसको हम पूरे नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। तो दैट इज आवर नॉर्मल रिएक्शन। सर फोर्स ऑफ कांटेक्ट स्लोप में कैसे लगा, देखिए मैंने आपको अभी कहा कि इस फोर्स के बारे में हम लोग देख नहीं रहे, ये मॉलिक्यूलर लेवल का फोर्स है। तो मॉलिक्यूलर लेवल के फोर्सेस का एक रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, नेट रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट आपको यहां पे बताया जा रहा है कि वो होगा एफसी, ठीक है। हमने कोई लगाया नहीं है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हमें ये बताया कि इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसको सिंबॉलिकली दिखाया गया है, उसको सिंबॉलिकली यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट है, मान लो यहां पे कुछ एंगल होगा तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ना, ये मान लो थीटा है, तो एफ का बेसिकली क्या है, एफ फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हो, दिस एफ सी कॉस थीटा, है ना। इस एफ सी कॉस थीटा ही अपना एक तरीके से क्या है, फ्रिक्शन है ना। इसी का नाम दिया गया है फ्रिक्शन, और ये है अपना एक तरीके से एफ सी साइन थीटा जो वर्टिकल है, तो इसका नाम दिया गया है नॉर्मल रिएक्शन, इसका नाम दिया है नॉर्मल रिएक्शन। ये थीटा उल्टा भी हो सकता है, ये थीटा आपका उल्टा भी हो सकता है, मैं वर्टिकल से भी ले सकता हूं, ठीक है, इसलिए मैंने थीटा नहीं लिखा। तो सबको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो एफ सी कॉस थीटा और एफ सी साइन थीटा है, इसी का ये कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। ये क्लियर होगा सभी को। अब आप बताइए कि भाई
फोर्स कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हो, मतलब वेक्टरली अगर आप लिखना चाहो, एफसी को वेक्टरली लिखना चाहो तो सभी बच्चे लिख सकते हैं। एफसी क्या लिखोगे वेक्टर में, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, फ्रिक्शन, तो एफ आई कैप, और इसका नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल कंपोनेंट है तो एन जे कैप, ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है या वो ये मान के चलते हैं कि कांटेक्ट फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन है, वो गलत है। कहीं स्कूल में अगर आपने पढ़ लिया होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, नहीं, कांटेक्ट फोर्स जो है का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो बिल्कुल ब्लॉक भी जो है इस पे लगाएगा, लेकिन अभी हम फिलहाल जो है फ्रिक्शन को जीरो लेके चलेंगे। तो अब ये देखते हैं कि कब हमारा कांटेक्ट फोर्स पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। कब ऐसा होगा कि कांटेक्ट फोर्स आप लोग सोच के बताइए अब, एज नॉर्मल रिएक्शन पूरा का पूरा कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के ही बराबर हो जाए, ऐसा कब होगा। ये तो बहुत आसान बात है, सभी लोग बता सकते हैं कि जब हमारा फ्रिक्शन जीरो हो जाए। मानते हैं कि नहीं, अभी आपने देखा कि जो एफ सी है वो किसके बराबर है, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के। तो आप अब यहां से बता सकते हो, यहां से अब आप बता सकते हो कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज इफ फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो, अगर हमारा फ्रिक्शन जीरो हो जाए तब आप बोल सकते हो कि कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो हमेशा कांटेक्ट फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन होता है ऐसा नहीं है, बहुत लोग यही मान के चलते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ही कांटेक्ट फोर्स है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन अपना क्या हो जाए, कांटेक्ट फोर्स बन जाए जब फ्रिक्शन जीरो है। फ्रिक्शन कब जीरो होगा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब बॉडी रुकी होगी, उनमें रिलेटिव मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं होगी, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज आवर फ्रिक्शन। क्या लिख रहे हैं आप, एफ कॉस थीटा कहां गया, अरे भाई मैंने आपको तो बता दिया भाई, आप क्या पूछे जा रहे हो। एफ है, मैंने कहा अगर थीटा होगा तो यहां पे जो फ्रिक्शन है दैट फ्रिक्शन इज एफ सी कॉस थीटा एंड योर एफ सी साइन थीटा इज नॉर्मल रिएक्शन। वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं पहले से कंपोनेंट लिख रहा हूं दिस, ये बात जो है एक छोटी सी बात है, ये एफ सी है, ये थीटा है, अगर मैं ये थीटा लेके चल रहा हूं तो ये एफ सी कॉस थीटा है, इसी को यहां फ्रिक्शन लिखा गया है, और यहां पे ये एफ सी साइन थीटा जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इसी को फोर्स के टर्म्स में नॉर्मल रिएक्शन आता है, यही तो बात है बस। तो मैं थीटा क्यों लिखूंगा जब मैंने कंपोनेंट्स लिख लिए हैं उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है सभी को। एयर ऑल्सो अप्लाई कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एयर का प्रेशर होता है, वो हम फ्लूइड में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एयर का भी प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर भी अपना जो है एक प्रेशर फोर्स लगाएगा जिसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल जो है एयर के प्रेशर जो आगे आप पढ़ेंगे पीएटीएम, वो हम निकाल सकते हैं पीएटीएम इंटू ए, बट वो प्रेशर इन कॉम्पेरिजन टू, देखिए वो फ्लूइड का प्रेशर है और हम केवल अभी क्या निकाल रहे हैं, बॉडी के वेट के वजह से प्रेशर एक mg होगा और एयर प्रेशर भी होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम यहां पे एयर प्रेशर को नहीं ले रहे हैं बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल मैकेनिक्स में उसके वेट की वजह से जो प्रेशर है उसके वजह से टेकन इनटू अकाउंट है, ओके। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा एफ सी जो है कितना, नॉर्मल रिएक्शन, एफ सी जो होगा वो अपने पास नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। अब देखिए जो एयर का प्रेशर है, अगर आप उसको बहुत माइन्यूटली डिस्कस करना चाहते हैं तो एयर का प्रेशर जो है नलीफाई होगा,
ठीक है, अभी आप कंफ्यूज होंगे इसीलिए मैं ये सब चीजों पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एयर का प्रेशर जो है एक तरीके से नलीफाई होगा, क्योंकि ऊपर वाले सरफेस पे लग रहा होगा अपने पास PATM इंटू ए, लग रहा होगा PATM, और नीचे वाले से भी, नीचे वाले पे भी एयर प्रेशर, एयर तो सब जगह है ना। तो जो बच्चा पूछा है मैं केवल उसके लिए बता रहा हूं, बाकी बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। यहां पर PATM है और यहां पे भी PATM है, ठीक है भाई। तो इसके वजह से एक प्रेशर फोर्स आएगा PATM ए। तो ये प्रेशर फोर्स है, इसको आप इसके साथ अगर इसको, इस प्रेशर फोर्स को आप नॉर्मल रिएक्शन से मिलाकर बिल्कुल ही मतलब कॉन्सेप्ट को कबाड़ा कर रहे हैं, मतलब आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अभी नहीं समझ में आया। ये नॉर्मल रिएक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन में नहीं आएगा। नॉर्मल रिएक्शन का जब हम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे तब की बात करेंगे। ये एयर प्रेशर है, यहां नॉर्मल रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वी कांट से दैट कि दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। PATM इंटू ए आएगा, इधर भी PATM इंटू ए आएगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कभी भी ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है भाई, ये कभी भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन सिंपल एक ही चीज मैंने बताया, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है। PATM बहुत बच्चे पूछ रहे हैं क्या है, मैंने कहा जिनको नहीं पता वो भूल जाइए, जिनका डाउट था उनको मैंने बता दिया। PATM इज बेसिकली प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो 1 ATM आप लेते हैं। तो यहां पर अपने पास FC है नॉर्मल रिएक्शन, तो FC अपना नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कब, जब यहां पे फ्रिक्शन जीरो होगा। अभी आप इतना ही समझिए कि हमारा अगर बॉडी ग्राउंड जो है स्मूथ है या बॉडी मूव नहीं कर रही है तो हमारा फ्रिक्शन हमेशा जीरो होगा, इस चैप्टर में हमेशा जीरो रहेगा। तो इस चैप्टर के लिए आप बोल सकते हो कि योर कांटेक्ट फोर्स इज सेम एज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। FC ऐसा इसलिए लिखा गया है, C फॉर कांटेक्ट फोर्स, जिससे आप पहचान पाओ। FC का लिखने का मतलब है कि C फॉर कांटेक्ट फोर्स, बस, और कोई बात नहीं है। आपको ये पहचान में रहे कि C फॉर कांटेक्ट फोर्स, इसलिए ऐसा लिख दिया है, ठीक है भाई, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अभी अभी तो बता रहा हूं, वही चीज तो चल रही है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो है अपना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स का एक क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। कहां से आया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सरफेस कांटेक्ट में होंगे उनके बीच में जो आपका फोर्स लग रहा है वो है अपना नॉर्मल रिएक्शन। आप तब से सुन क्या रहे हैं, ठीक है, यही अपना नॉर्मल रिएक्शन है। तो अब हम नॉर्मल रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन पे ये सभी को पता चल गया कि नॉर्मल रिएक्शन का एग्जिस्टेंस क्या है और वो कहां से आया। तो अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन नाम से ही आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले जब भी आप ऐसा फोर्स दिखाएंगे, ठीक है, तो जब भी ये ऐसा फोर्सेस आप दिखाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि इट ऑलवेज एक्ट्स, ध्यान दीजिएगा ये आपके बहुत मतलब की चीज है, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। दिख ही रहा है आप लोगों को, इसका नाम नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। तो जिन दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, ठीक है, जिन दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में ये लग रहा होगा वो अपना जो है क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फॉर कर्व सरफेस, मान लो सरफेस अगर कर्व है तो फॉर कर्व सरफेसेस normal reaction is always perpendicular to tangent drawn at contact surface. Tangent drawn at the point of contact, at the point of contact. तो अगर आपके पास कांटेक्ट सरफेस आपका चेंज हो रहा है हर जगह पे, जैसे कर्व हो जाए, मान लो जैसे
ये तो आप इजीली बता पाओगे कि यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें गैप दिखा रहा हूं, जस्ट समझाने के लिए। हवा में नहीं है ये। चलिए मैं पहले पूरा बना ही देता हूं, नहीं तो बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जैसे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इसको जब आप अलग करोगे तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो दो सरफेस है ना, और ये ब्लॉक है। तो अगर आप इसको अलग अलग करके देखते हो तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं दोनों सरफेसेस को अलग कर रहा हूं। तो आपको ये दिखेगा कि ग्राउंड और ब्लॉक आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट फोर्स जनरेट हुआ। हालांकि यहां फ्रिक्शन जीरो है, यहां पे फ्रिक्शन जीरो है क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है। बॉडी जब भी रेस्ट पे रहेगी तो आपका फ्रिक्शन जीरो होगा, उनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वही अपना कांटेक्ट फोर्स होगा। तो अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, कौन किस पे कैसा लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ब्लॉक, ये ग्राउंड जो है ब्लॉक पे ऐसा लगाएगा, और इतना ही नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा। तो इससे आपने क्या समझा, इससे आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि दिस नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। याद है सभी बच्चों को न्यूटन थर्ड लॉ मैंने क्या बताया था, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ थी पहली बात, कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ब्लॉक ने ग्राउंड पे, ये एन क्या है, ये एन है अपना ड्यू टू ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, ड्यू टू ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, ठीक है भाई। और ये अपने पास है ड्यू टू ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, सिंपल। तो दे ऑलवेज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ड्यू टू ग्राउंड, अब यहां पे सभी बच्चों को क्लियर है कि कोई ये कंफ्यूज तो नहीं है कि सर कांटेक्ट फोर्स कैसा लगेगा। मैंने कहा कि अगर जब फ्रिक्शन यहां जीरो है तो कांटेक्ट फोर्स ही अब अपना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपके इस प्रेजेंट चैप्टर के लिए अब आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि फ्रिक्शन हमेशा जीरो होगा, तो कांटेक्ट फोर्स टोटल अपना परपेंडिकुलर लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, और वही अपना नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये आ जाएगा। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि n इक्वल टू एम जी, जो सबसे बड़ा एक बहुत छोटा मिसकंसेप्शन है बच्चों के दिमाग में चला आता है, वो मतलब एक जेन्युइन मिसकंसेप्शन है कि क्या करता है बच्चा कि वो इक्विलिब्रियम देखता है, और आपको मैंने फोर्सेज एफबीडी ड्रॉ करना बताया है, इस पे केवल ये फोर्स तो लगेगा नहीं, इस पे नेट फोर्स की बात करो तो नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक ग्रेविटी। देखिएगा ध्यान से, ये mg मिलेगा और ये मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चा सोचता है कि n एक्शन है और mg रिएक्शन है। जो सबसे यहां पे मिसकंसेप्शन है वो मैं बता रहा हूं आपको कि n और mg में बच्चा सोचता है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है mg का, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि मैंने आप लोगों को जब थर्ड लॉ बताया था तो एक पॉइंट लिखवाया था। क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने आपको लिखवाया था कि इफ टू फोर्सेस आर इंटरनल देन दे मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। बहुत बढ़िया भाई अभिषेक, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। तो सेम टाइप के फोर्सेस होने चाहिए और वो सिस्टम में इक्वल और ऑपोजिट ऑकर होने चाहिए। याद है मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां पर ग्रेविटी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू अर्थ। This force is what? This is the molecular interaction between the block surface and the ground surface. तो how they become action reaction? तो ये misconception नहीं होना चाहिए। Yes, their value is same. Their value is same, but they are not action reaction pair. Remember, ये जो है इनकी वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसका स्टेट रेस्ट पर है। तो आप ये बोल सकते हैं फॉर ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम ऐसा हो रहा है। फॉर ब्लॉक
to be in equilibrium, for block to be in equilibrium, आप बोल सकते हो कि n की वैल्यू mg के बराबर है, इसकी वैल्यू mg के बराबर है, बट n and mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, बट n and mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। पहली बात तो ये, जो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स इस पे 0 होगा। लेकिन यस, अब बोलोगे कि सर एक्शन रिएक्शन कौन है? दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये दोनों क्या है? ये दोनों अपने क्या है? ये दोनों अपने क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो जितना नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ब्लॉक पे लगाएगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा। दोनों सेम नेचर के हैं, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी इंटरनल फोर्सेस। दीज आर नॉट इंटरनल फोर्सेस। हेयर आवर ब्लॉक इज स्टेशनरी, दैट इज फॉलो, इसका एक स्टेट क्या है? रेस्ट का स्टेट है, तो इस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया गया है, तो उससे उसकी वैल्यू उतनी आ रही है, n इक्वल टू एम जी। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं कर्व सरफेस की बात कर रहा था, तो फॉर कर्व सरफेस आप बोल सकते हो कि कर्व सरफेस के लिए आप बोल सकते हो क्या, कि मान लीजिए आपके पास कोई भी कर्व सरफेस है ऐसा, इस तरीके से, और कोई बॉल जो है इस पे रोल हो रहा है या जा रहा है, मान लो ऐसा। ठीक है, तो अब इस पे हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे? हर जगह पे कांटेक्ट चेंज हो रहा है, कर्व सरफेस है, तो पहले क्या करोगे? जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ब्लॉक, उस पे आप पहले टेंजेंट खींच दो। उस पे आप क्या करो? टेंजेंट, ये अपना टचिंग पॉइंट है, इसी को आप क्या करो? यहां पे टेंजेंट खींचो, तो ये इस इंस्टेंट का क्या बनेगा? कॉन्टेक्ट सरफेस। ये इस इंस्टेंट का क्या बनेगा? अपना कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, ये इस इंस्टेंट का अपना बनेगा कॉन्टेक्ट सरफेस। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसके ऊपर आप जो है नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर दिखा दो, इसके परपेंडिकुलर आप दिखा दो अपना क्या? नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज योर कॉन्टेक्ट, दिस इज योर कॉन्टेक्ट सरफेस। ये अपना कॉन्टेक्ट सरफेस होगा और दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट पी, तो इसीलिए मैं इसको एनपी बोल रहा हूं। हर जगह का टेंजेंट अलग अलग होगा, तो हर जगह के टेंजेंट का परपेंडिकुलर अलग होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये फ्लैट था, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा? mg के अपोजिट। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां पे कहीं पे भी पार्टिकल अगर आता जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो टेंजेंट के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल रिएक्शन के रिगार्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, कि फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस आप खुद सोच के बताओ क्या होगा? कि स्फेरिकल सरफेस है, कोई स्फेयर है, वो किसी कांटेक्ट में है, तो आपको पता है कि स्फेयर से के टेंजेंट, स्फेयर पे जो टेंजेंट खींचोगे वही उसका कांटेक्ट सरफेस होगा। तो उसका जो नॉर्मल होगा वो हमेशा कहां से पास होगा? वो हमेशा कहां से पास होगा? ठीक है, वो कहां से पास होगा? बताइए, वो कहां से पास होगा? सेंटर। वो कहां से पास होगा? सेंटर से। वो कहां से पास होगा भाई? सेंटर से। तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उसका, फॉर स्फेरिकल सरफेसेस नॉर्मल रिएक्शन always passes through the center of the
स्फेयर। मानते हो कि नहीं? जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक स्फेयर है, और ये स्फेयर जो है ऐसे पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, मान लो ऐसा है, एक इंक्लाइंड प्लेन है उससे टच कर रहा है, और यहां पर किसी एक वर्टिकल वॉल से टच कर रहा है, और यहीं पे ये टिका हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग यहां पे नॉर्मल रिएक्शन दिखा पाओगे, और क्या उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो? ये मान लो कोई वॉल है ना, ये वॉल है अपना, ये भी वॉल है, ये भी वॉल ही है। तो आपसे बोला जा रहा है इसका सेंटर ये है, आपसे बोला जा रहा है कि इसका मास m है, इसका मास क्या है? m। तो आपसे चलिए इसको एज ए क्वेश्चन ही ले लेते हैं। फाइंड, इसमें आपसे पूछा जाए अगर कि फाइंड, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन at each contact surface if sphere is in equilibrium। ठीक है, इफ स्फेयर इज इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? आपको सारे फोर्सेस प्रॉपर लगाना आना चाहिए, मतलब उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हो, और ये इक्विलिब्रियम में है, और इसका प्रेजेंट स्टेट क्या है? रेस्ट पर है, तो नेट फोर्स इस पे क्या रहेगा? जीरो। इक्विलिब्रियम में आपको बताया है कि या तो रेस्ट पर रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और दोनों में नहीं भाई, फ्रिक्शन कोई नहीं है, यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और फ्रिक्शन यहां पे नहीं होगा। आप फ्रिक्शन को बेटर होगा कि आप अपने दिमाग से अभी निकाल दें, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे। मैंने बताया कि इस चैप्टर के लिए फ्रिक्शन नाम की चीज भूल जाइए, कांटेक्ट फोर्स इज आवर नॉर्मल रिएक्शन, तो आपके लिए बेटर होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ओवरऑल आपको एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको अलग से डील करूंगा मैं। तो क्या आप लोग इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? फटाफट बना लीजिए, कुछ बच्चों ने बना भी लिया होगा। सबसे पहले सभी को पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो ग्रेविटी उसके लिए दिखाना जरूरी है। तो आप यहां पर एक ग्रेविटी दिखाएंगे जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा और वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। दिस इज योर mg। अब हमारे पास फोर्स के नाम पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ग्रेविटी तो हमने लगा दिया, अब ये जो स्फेयर है दो कांटेक्ट के बीच में है, जब कांटेक्ट चेंज होंगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज होगा। यहां कांटेक्ट सरफेस ही पूरा नॉर्मल रिएक्शन है। मैं फिर बता दूं, फ्रिक्शन यहां पे जीरो है, फ्रिक्शन की कोई अभी हम बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये ऐसे रुका हुआ है। तो ये दोनों अगर रब भी होगा तो भी आपके पास, अब ये मैं बोल रहा हूं कितनों को समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता है, तो आगे जब चैप्टर चलेगा तो समझ में आएगा। रिलेटिव स्लिपिंग इसकी नहीं होगी तो फ्रिक्शन जीरो होगा, या आप ये मान सकते हैं कि ये दोनों स्मूथ है, ये दोनों स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तभी होगा जब फ्रिक्शन जीरो होगा रूपाली, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन, ये दोनों जो है किसके फोर्स हैं? कांटेक्ट के कंपोनेंट। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि जब फ्रिक्शन जीरो होगा तभी नॉर्मल होगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जीरो होगा तो नॉर्मल भी जीरो होगा? ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन जीरो होने का मतलब है कि नॉर्मल इक्वल टू कांटेक्ट फोर्स। इतनी सिंपल बात नहीं समझ पा रहे हैं आप? ये एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इतना मैथ तो आता है कि ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो आपके पास एन एफ सी के बराबर होगा। वो जीरो क्यों होगा? सब बहुत बेसिक बातें हैं।
ठीक है, तो अब आ जाइए दो कांटेक्ट दिखाते हैं। तो दो कांटेक्ट आपके पास जहां जहां लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखेंगे कि जो आप ये कांटेक्ट लगा रहे हैं, ये कांटेक्ट फोर्स जो है स्फेयर है, तो इसका कांटेक्ट सरफेस ये इंक्लाइंड प्लेन है, टेंजेंट है, यही इसका कांटेक्ट सरफेस है, इस पे नॉर्मल दिखाएंगे। और इसके लिए क्या है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो इस पे कैसा दिखाएंगे, इस पे परपेंडिकुलर है तो कैसा दिखाएंगे, इस तरीके से, यहां से इस पे ऐसा। क्लियर है सभी को? ये है किसने दिया है, इस वर्टिकल वॉल ने इस स्फेयर पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया। ठीक है, अब इस इंक्लाइंड प्लेन ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगाया। दिख गया सभी बच्चों को? और ये हमेशा क्या होंगे, अपने कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये भी ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और ये इस स्फेरिकल बॉडी पे लग रहे हैं, तो ये कहां से पास होगा, सेंटर से। ठीक है, ये कहां से पास होगा, सेंटर से। ये कहां से पास होगा भाई, सेंटर से। आपको मैं कुछ वैल्यू दे दूं जिससे आप कुछ कैलकुलेट कर पाए, तो आपको मैंने चलिए ये थीटा दे दिया, थीटा की वैल्यू भी ले लें, चलो ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू भी ले लेते हैं। तो थीटा अपना मान लीजिए अपने पास क्या है, 60 डिग्री है, जिससे आप कुछ कैलकुलेट कर पाए। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन दोनों का निकालना है। ये अगर आप इसे N1 बोल रहे हैं सिंबॉलिकली, तो इसको भी N1 नहीं बोलेंगे, ये कांटेक्ट चेंज है, ये वॉल अलग है, ये इंक्लाइंड प्लेन अलग है, तो यहां आप N2 बोलेंगे, यहां आप N2 बोलेंगे। तो ये जाके अपना कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बना, किसका, इस स्फेयर पे लगने वाले सारे फोर्सेस आपने दिखा दिए। दो कांटेक्ट में था तो दो नॉर्मल रिएक्शन दिखाया, एक ग्रेविटी दिखाई। अब आप बात करेंगे इसके इक्विलिब्रियम के लिए। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले एक रेफरेंस एक्सिस चूज करो, और वो रेफरेंस एक्सिस चूज करो जिसके अबाउट आपको कम से कम कंपोनेंट लेना पड़े, और वहां के अबाउट आप क्या कर दो, नेट फोर्सेस रिजॉल्व करके नेट फोर्स 0 कर दो। ठीक है, तो यहां पे अब आप देखो क्या होगा, हम रेफरेंस एक्सिस कौन सा लें तो फायदे में रहेंगे, हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम कौन सा लेंगे, ये वाला, ये रेफरेंस एक्सिस हम चूज करेंगे। मानते हैं कि नहीं? क्यों भाई, दिस इज आवर आरए रेफरेंस एक्सिस। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे इससे फायदा मिल रहा है। ये दोनों फोर्स, ये और ये ऑलरेडी रेफरेंस एक्सिस के अलोंग है, दिख रहा है सभी बच्चों को, ये दोनों फोर्स ऑलरेडी रेफरेंस एक्सिस के अलोंग है। तो N2 और mg रेफरेंस एक्सिस के अलोंग है, हमें केवल किसके लिए यूज करना है, टेंशन। यहां टेंशन कहां आएगा मेरे भाई, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो यार, मतलब कैसे कैसे लोग यहां पे मतलब हैं। मैं ऐसे लोगों को अब इंटरटेन करना बंद कर रहा हूं। ठीक है, आपको यहां टेंशन कहां दिख रहा है मेरे भाई, टेंशन कहां दिख रहा है, कौन सी स्ट्रिंग है, कहां पे कोई रोप है, कुछ है जो आपको टेंशन दिख रहा है? तो ऐसे लोगों को मतलब मुझे इंटरटेन करना बंद करना होगा, नहीं तो बाकी लोग बहुत हैम्पर करने वाले हैं। मैं समझ रहा हूं ऐसे लोग बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। हाउ समवन आस्किंग फॉर टेंशन हियर, ठीक है, हाउ समवन आस्किंग फॉर टेंशन हियर, किसी को भी मतलब पता है कि यहाँ टेंशन का रोल ही कहां है, टेंशन किस में आएगा यार, स्ट्रिंग में आएगा, चेन में आएगा, रोप में आएगा, कहां कुछ है यहां पर ऐसा। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, पहले जो है, पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका एंगल जज कर लेंगे, इसी का कंपोनेंट लेना है। हमारा रेफरेंस एक्सिस ये है, ये अपना वाई एक्सिस है, इसके लॉन्ग रिजॉल्व करना है तुम्हें इस N1 को। ठीक है, तो इसके लॉन्ग का एंगल पता होना चाहिए। देखो एंगल यहां से जज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बहुत आसान है। आप लोग ज्योमेट्री में ऐसे ही बहुत तेज हो, ज्योमेट्री आप भूले भी नहीं होगे, अभी 10th क्लास में इतनी ज्योमेट्री करके आए हो, आपके लिए तो बहुत आसान है। ये थीटा 60 डिग्री है, तो देखो इधर ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60। ये सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 60 और ये 60। ठीक है, ये 60। अब ये देखो मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होगा अपने कांटेक्ट के, तो ये कितना होगा भाई, सब लोग गेस कर पा रहे हो, 30 डिग्री। एंगल गलत जज कर लोगे पूरा चैप्टर पूरा जो है गलत हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री। अब आप देखो ये दो पैरेलल लाइन N2 वाला और ये दो पैरेलल, और ये N1 वाला ट्रांसवर्सल, तो ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 30। शायद सभी बच्चों को दिख गया। ये एंगल पहले दिखा कि नहीं सभी बच्चों को?
बिल्कुल, अगर 3 सरफेस कांटेक्ट में होंगे तो 3 नॉर्मल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अगर ये स्फेयर 3 के कांटेक्ट में होगा तो आप 3 नॉर्मल दिखाएंगे, अगर 5 के होगा तो 5 दिखाएंगे, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां उसके अलग अलग नॉर्मल्स आते जाएंगे। तो आई थिंक बच्चों ने अब कर लिया होगा, आपको थोड़ा सा ही काम अब करना है, इसको रिजॉल्व कर देना है। रिजॉल्व कर दीजिए, इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए। तो जब आप रिजॉल्व करेंगे n1 को, तो n1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, मानते हैं कि नहीं? और ये कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा भाई? ये लिखा जाएगा अपना n1 cos 30 डिग्री, है ना, थीटा के लॉन्ग वाला cos 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा n1 cos 30, n1 sin। तो मैं अब इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्फेयर। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्फेयर, स्फेयर की इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं आप, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे। ये अपना रेफरेंस एक्सिस है, इसके लॉन्ग नेट फोर्स 0 करेंगे। तो बताइए क्या क्या फोर्स आएगा? इस तरफ है n2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना? n1 cos 30। तो n2 इज इक्वल टू n1 cos 30। ये किसके अबाउट है? along एक्स एक्सिस जो आपने चूज किया है, आपके रेफरेंस एक्सिस के along एक्स एक्सिस, यही एक्स एक्सिस था। तो along एक्स एक्सिस आपने नेट फोर्स 0 कर दिया। अब आप y डायरेक्शन की बात करेंगे तो n1 का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? n1 sin 30। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? mg इज इक्वल टू n1 sin 30। ये किधर है? along y डायरेक्शन। ये क्लियर है सभी बच्चों को? along y डायरेक्शन, ये क्लियर है? बस सॉल्व कर लीजिए, n1 आ जाएगा यहां से n1 आ जाएगा, तो फिर n2 आ जाएगा। यहां से n1 क्या आ जाएगा? इट इज mg और sin 30 2 अपॉन में sin 30, मतलब 2 mg। n1 आ जाएगा अपने पास 2 mg, ठीक है। और व्हाट अबाउट योर n2? तो n2 कितना हो जाएगा? यहां से n2 भी निकाल सकते हैं, n1 है 2 mg, n1 की वैल्यू रख दी आपने यहां पर, और cos 30 होता है √3/2। तो ये आपके पास आ जाएगा √3 mg। तो इस तरीके से आप दोनों कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप n1 और n2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये रेफरेंस एक्सिस आपने वाइजली चूज किया। कोई बच्चा बोलेगा सर रेफरेंस एक्सिस हम ये चूज कर लें वॉल वाले को, तो देखिए वो कहां, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप इसे रेफरेंस एक्सिस चूज करेंगे तो आप कितने मुश्किल में पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी फोर्सेस को, केवल n1 का कंपोनेंट नहीं होगा, n2 और mg दोनों का एंगल जज करके इस वॉल के अलोंग सारे फोर्सेस को इधर और इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना पड़ेगा, विच इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे लग रहा है आप बच्चों को यह भी आइडिया लग रहा होगा कि जैसे हम लोगों ने सिस्टम बाउंड्री का कॉन्सेप्ट देखा था, उसी तरीके से हम प्रॉपर रेफरेंस एक्सिस चूज करें, वो भी स्मार्टनेस है क्वेश्चंस में, है ना। तो प्रॉपर रेफरेंस एक्सिस चूज करेंगे तो आप क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे, अदरवाइज आपको टफ होगा। हालांकि जहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ है वहां कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने बताया था, जिधर एक्सेलरेटेड मोशन है उधर ही एक्स मानना है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई मानना है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको स्फेयर के लिए बताया। जैसे कि मान लीजिए कोई लैडर खड़ा है, तो उसके लिए भी नॉर्मल रिएक्शन की एफबीडी बना ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस लैडर की एफबीडी बना सकते हैं, अभी उस पर बात नहीं करेंगे ज्यादा क्योंकि वो रोटेशनल डायनेमिक्स का टॉपिक होगा, तो अभी तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मान लो एक लैडर ऐसे खड़ा है तो इसकी एफबीडी तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस लैडर है, लैडर ऐसे इंक्लाइंड दो, एक ग्राउंड और वॉल के बीच में खड़ा है, जैसे लोग चढ़ते हैं सीढ़ी से।
ठीक है, तो आप यहां पे भी इसकी नेट फोर्स तो दिखा सकते हो, लैडर का मास मान लो m है, तो इसकी एफबीडी बना सकते हो, एफबीडी ऑफ लैडर। हालांकि ये भी अभी मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि यहां पे अभी फ्रिक्शन भी लगेगा, तो फ्रिक्शन तो लोगों को पता ही नहीं कैसे दिखाएंगे। ठीक है, मैं यहां पे अभी इस पे कांटेक्ट फोर्स, बस मेरा पर्पस केवल कांटेक्ट फोर्स दिखाने का है। बताएंगे आप लोग यहां पे कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? तो एफबीडी मैं नहीं बता रहा हूं, कांटेक्ट फोर्स पे केवल हम बात करेंगे। एफबीडी में तो फ्रिक्शन भी आएगा, उस पर बाद में बात करेंगे। कांटेक्ट फोर्स ऑन द लैडर, बताइए आप लोग कैसे दिखाएंगे? लैडर पे कांटेक्ट फोर्स कैसे दिखाएंगे? दो ही कांटेक्ट दिख रहे हैं, एक आपका इधर है, तो ये तो बहुत आसान है, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई एक्सिस। हो गया, तो ये आपका कांटेक्ट होगा। दोनों के कांटेक्ट अलग हैं, यहां N1 अगर है तो ये N2 होगा। बाकी अगर जो जिस फोर्स से आप फेमिलियर हैं वो दिखाई सकते हैं, एक mg लगेगा, एक mg लगेगा। ठीक है, ये फोर्स आपके मतलब का है। फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन ये लैडर इधर स्लिप करना चाहेगा, हालांकि उस पर अभी आप दिमाग मत लगाइएगा, मैं बस बना दे रहा हूं। तो यहां पे एक फ्रिक्शन लगेगा। अब वो कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो पूरा चैप्टर ही अलग है। तो मैंने बना भले दिया है, बट आप इस पे दिमाग मत लगाइए। ये लैडर की एफबीडी होगी, जिसमें अपने मतलब का है। आपने ये सीखा कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लैडर पे ड्रॉ करना है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, एमजी है। तो इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, इसी में आपको मैं क्वेश्चन बना देता हूं, इसी में मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूं, फ्रिक्शन को गायब करके। क्वेश्चन फिजिक्स में बनाना कौन सी बड़ी बात है। चलिए, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं इसी में। मैं क्या कर रहा हूं, ये स्मूथ है, फ्रिक्शन से आप फेमिलियर नहीं हो ना, तो इसको मैं हटाए दे रहा हूं। और इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, ध्यान से सुनिए। आपने इस लैडर को एक रस्सी से बांध रखा है। चलिए, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखिए। इस लैडर को आपने एक रस्सी से बांध रखा है, ऐसे जस्ट नीचे यहां पे, और इस वॉल से इसको टाइट कर रखा है। इसको आपने रस्सी से, हालांकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ये लैडर पलट भी सकता है, ये लैडर पलट भी सकता है, तो बस हम इस पे बात करेंगे कि ये स्लिप ना करे। टेंशन, रस्सी में टेंशन निकालेंगे कुल मिला के, हालांकि वो भी फिर वो भी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, वो रोटेशनल का ही टॉपिक हो जाएगा फिर, अभी रहने दीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमने अभी रहने देते हैं, रोटेशनल टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा फिर, तो इतना लगा के छोड़ दीजिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी आपने नॉर्मल रिएक्शन लगाना सीखा, ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं मल्टीपल ब्लॉक के लिए। ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन किसी मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में कैसे लगाएंगे। मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, मतलब कुछ ऐसा होगा सिस्टम, देखिएगा कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर फिर दूसरा ब्लॉक है, फिर उसके ऊपर तीसरा ब्लॉक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने अभी 3 ही लिया है।
ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनके आपस में क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये आपको बताना है। ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये है, आप मान लीजिए M1, ये है M2, ये है M3, इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, केक लग रहा है, बस मोमबत्ती रखने की देरी है, और जिस बच्चे का बर्थडे है आज वो फूंक मार दे। ठीक है, हम ताली बजा देंगे। तो यहाँ पे M1 है, M2 है और ये M3 है। आपसे पूछा जा रहा है, ये मान लो ब्लॉक ए है, बी है और ये सी है। तो आपसे बोला जाएगा कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक्स। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक्स, ये मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आप इसको मिस करेंगे तो आगे आप बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबकी एफबीडी बनाएंगे, तीनों अलग अलग कांटेक्ट है। ठीक है, तीनों अलग अलग कांटेक्ट है तो तीनों पे फोर्सेस अलग अलग होगा। इसको मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग करके दिखाता हूं, कॉन्टेक्ट्स अलग अलग करके आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने अलग करके दिखाया बस समझाने के लिए। अब आप देखो यहां पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे। ये सभी बच्चों को पता है कि सबका अपना वेट है, तो सबका वेट नीचे की तरफ ही लगेगा। सबका वेट जो है नीचे की तरफ ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले तो आप ग्रेविटी दिखाओगे बिना सोचे नीचे की तरफ, M3G, M2G, M1G। बोलो भाई, सभी लोग ये तो कर ही लोगे। ये होगा अपना M1G का वेट, ये होगा M2G और ये होगा M3G। मानते हो? तो ये आपने एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिया। अब जो जिसके साथ कांटेक्ट में है उसका क्या हो जाएगा, अपना नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले ग्राउंड और ब्लॉक ए के बीच में नॉर्मल रिएक्शन दिखाया जाएगा। तो ग्राउंड ने ब्लॉक ए पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा ऐसा, जिसको आप क्या नाम दोगे, NG, या आप N1 लेना चाह रहे हो, ग्राउंड लिख रहा हूं मैं, NG, G फॉर ग्राउंड, G फॉर ग्राउंड, इसीलिए मैंने इसको NG लिखा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, 2 और 1 के बीच में जो फोर्स है, तो क्या दिखाओगे यहां पे, 1 ने 2 पे जो लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो ऐसा लगाया होगा। मानते हो कि नहीं? तो 2 ने भी 1 पे ऐसा लगाया होगा, एक्शन रिएक्शन अभी बताया था। तो ये क्या लिखोगे, इसका कोई नाम दे दो। आप ये बोल रहे हो जैसे N, ठीक है, तो आप इसको N दे दो। और यहां पर आ जाओ, 3 ने, इसी तरह 2 ने 3 पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, तो 3 ने भी 2 पे लगाया होगा। इसका नाम आप अलग दोगे क्योंकि कांटेक्ट सरफेसेस अलग अलग हैं, N डैश और N डैश। पहले तुम लोगों को ये समझ में आया? ये सभी बच्चों को समझ में आया? जो मैंने ये एफबीडी बनाई है ये सबको समझ में आया? मैं यहां लिख देता हूं, NG क्या है। अच्छा, ग्राउंड का अगर कोई बनाएगा तो बोलोगे सर क्या ग्राउंड पे नहीं लगेगा? ग्राउंड पे भी लगेगा। फर्स्ट ब्लॉक पे अगर ग्राउंड ने NG लगाया है तो फर्स्ट ब्लॉक अर्थ पे भी NG लगाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, दिख रहा है सभी बच्चों को? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, NG मैं क्या बोल रहा हूं, NG मैंने बोला हुआ है, ये क्या बोला है, इस सिंबल का क्या मतलब है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक 1 एंड ग्राउंड, इसको आपने NG बोला है। N क्या बोला है आपने, इट इज नॉर्मल रिएक्शन
बिटवीन ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ये दिख गया सभी बच्चों को। और एन डैश हमने बोला हुआ है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये सिंबल दिया है। अब आप सभी को पता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि यहां पर सभी ब्लॉक्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आप क्या करने वाले हो? सिंपल सी बात है, आप क्या करने वाले हो? आप यही करोगे, नेट फोर्स 0। तो शुरू हो जाओ। जैसे ऊपर से ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में क्या क्या फोर्स लग रहा है? फॉर M3 ब्लॉक इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे? नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है? एन डैश। और नीचे कितना है? M3G। तो क्या आ जाएगा यहां पे? एन डैश की वैल्यू मिल गई, इट इज M3G। बोलो भाई, यही तो फोर्स है। अब आपके पास एन डैश इसकी फॉर ब्लॉक 2, फॉर M2 ब्लॉक के लिए, M2 ब्लॉक के लिए आप क्या लिख सकते हो? M2 ब्लॉक में देखो नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है। एक तो M2G नीचे की तरफ, एक N डैश नीचे की तरफ और N ऊपर की तरफ। तो क्या लिखेंगे? ऊपर N, दिस इज इक्वल टू नीचे की तरफ जो है कितने हैं? M2G प्लस N डैश। और N डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसको यहां पुट करो तो N कितना मिल रहा है? M2G प्लस M3G। ये देख पा रहे हैं आप, जिसको आप क्या लिख सकते थे? N इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू G। ये आ गया आपका टोटल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 1 एंड 2। दिस इज द टोटल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, फिर अपने पास आ जाइए फॉर M1 ब्लॉक के लिए। तो M1 ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या है? केवल आपको देखिए, जिस ब्लॉक पे आप एबीडी, जिस ब्लॉक पे नेट फोर्स लिख रहे हैं, केवल उसी ब्लॉक के नेट फोर्स को 0 करना है। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या है? एक ऊपर लग रहा है एनजी, ऊपर लग रहा है एनजी, और नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, एक एन लग रहा है और एक M1G। तो क्या लिखेंगे? एन प्लस M1G। और एन क्या है अपना? एन आपने निकाला है ना, M2 प्लस M3। तो इसको पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिला? Ng। ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन क्या मिला? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। कुछ चमक रहा है आप लोगों को? किसी बच्चे को कुछ चमका क्या? यहां से कुछ चमका किसी बच्चे को? इस रिजल्ट को देख के कुछ चमका क्या? जल्दी बताइए। ये जो आपने कैलकुलेट किया प्रॉपर, इस रिजल्ट को देख के कुछ शॉर्टकट चमका क्या? ठीक है, नीचे मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन है, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, आप मैग्नीट्यूड देख के बता रहे हो। मैं कह रहा हूं आपको कुछ इसमें शॉर्टकट चमका क्या? सम ऑफ वेट, वेरी गुड वेरी गुड। सम ऑफ वेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखना है, लेकिन वो किस कितना, सम ऑफ वेट कितना वेट? अब देखिए मैं आपको बताता हूं सिस्टम बाउंड्री का कमाल। आप यहां सिस्टम बाउंड्री का कमाल देखिए। ये तो आपने इतना कुछ किया, जो प्रॉपर मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। यहां पे आप ट्रिक क्या बोल सकते हैं? सिस्टम बाउंड्री अगर आप लेते हैं, देखिए अगर मैं आपको बोलूं, मैं नेक्स्ट पेज पे ही बता दे रहा हूं, ये हटाऊं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे वे से सोच सकते हैं। रिजल्ट को देख के आपको समझ में आई बात, ये बात समझ में आई। दूसरा मेथड एज ए ट्रिक आप यूज ले सकते हैं मल्टीपल ब्लॉक के लिए। वो ये है कि अगर ये अपने पास था M3, ये था M2 और ये था अपना M1। यही था ना भाई?
तो अगर आपको, और ये ग्राउंड पे पड़ा था, अगर आपको इसका नॉर्मल रिएक्शन लिखना है तो केवल आप इसको एक सिस्टम बाउंड्री में लेंगे और इसके वेट के बराबर लिख देंगे। इसकी बात कर रहा हूं, इसके लिए केवल आप ये सिस्टम बाउंड्री लेंगे और इस सिस्टम बाउंड्री में देखेंगे कितना वेट है। तो यहां के लिए आप सीधे लिख सकते थे N3 और ये हो जाएगा M3G, ये M2 था, ये M1 था, है ना। तो ये तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन अगर हमें इनके बीच में लिखना है तो इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम बाउंड्री में ले लेंगे। क्यों करेंगे, इसका लॉजिक है, हवा में कोई चीज नहीं हो रही फिजिक्स में। इसको आप एक सिस्टम बाउंड्री में ले लेंगे। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, ऐसा करने से आपको यह मिलेगा कि ये N2 एक्सटर्नल फोर्स है, N2 इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, आप M1 को नहीं ले रहे हैं, N बोला था ना, और ये N3 जो है एक तरीके से इंटरनल फोर्स है फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री। मानते हैं कि नहीं, इस सिस्टम बाउंड्री के लिए, फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री N3 इंटरनल फोर्स, बोलिए N3 इंटरनल फोर्स होगा क्योंकि N3 इक्वल और अपोजिट इस सिस्टम बाउंड्री में दिख रहा है, तो N3 इंटरनल फोर्स होगा। तो N जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, नेट उसके ऊपर जितना मास रखा है उसके वेट के बराबर, सिंपल। तो शायद आप समझ गए आगे के लिए कि कभी मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, किसी मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम है, तो मल्टीपल ब्लॉक में अगर यहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो इसके ऊपर जितना वेट है वो उस नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। शायद सब लोग समझ गए, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाले में आप तीनों का वेट लिख लेंगे, लास्ट वाले में आप तीनों का वेट लिख लेंगे, शायद सब लोग समझ गए। लास्ट वाले में आप तीनों का वेट लिख सकते हैं। लास्ट की बात अगर करें, यहां की बात करते हैं, तो आप यहां पे जो सिस्टम बाउंड्री है उसमें कौन कौन इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, उसमें आपका पूरा इस सिस्टम बाउंड्री के लिए ये अपना इंटरनल हो जाएगा N3 नहीं बोला था इसको मैंने, N डैश बोला था, है ना। तो N डैश ही लिख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, इसको N डैश लिख लीजिए। ठीक है, तो ये N डैश इंटरनल हो जाएगा, और देखिए क्या इंटरनल होगा, ये N भी इंटरनल होगा, और आपके पास केवल ग्राउंड एक्सटर्नल होगा, मानते हैं कि नहीं, Ng। तो बस आपको इसमें इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस देख रहा होगा, ये M1 था, ये M2 था, और ये M3 था। तो इस सिस्टम बाउंड्री के लिए फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री N and N dash are internal force, मानते हैं कि नहीं, N and N dash are internal forces। तो आप Ng जो होगा वो किसके बराबर होगा, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के, एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे वेट होगा, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। ये तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, ठीक है, ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स रहेगा।
क्लियर है सभी को? तो आपको मैंने दोनों मेथड से बता दिया, बहुत सिंपल है। आपने रिजल्ट को देख के सीधे आपको जिस ब्लॉक के नीचे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, उस ब्लॉक के ऊपर कितना ब्लॉक रखा हुआ है उसके वेट को लिख देने का है, खत्म। ठीक है, तो वहां से देखा आपने, ये भी देखा कि ये इंटरनल फोर्सेस ऑकर हो रहे हैं। तो कभी भी कोई भी सिस्टम बाउंड्री में जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, सेम नेचर के फोर्स इक्वल और अपोजिट ऑकर इन पेयर होते हैं, तो दे आर ट्रीटेड एज टू बी आवर इंटरनल फोर्स। ठीक है, एनजी अपना यहां पर एक्सटर्नल फोर्स होगा, बिल्कुल ये अपना एक्सटर्नल फोर्स होगा इस सिस्टम बाउंड्री के लिए। बाकी ये दोनों इंटरनल हो जाएंगे। अगर आप अर्थ को भी ले लेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप अर्थ, ये अर्थ है अपना, अगर आप अर्थ को भी ले लेंगे, ठीक है, आप किसी दूसरे प्लैनेट पे हो और पूरा अर्थ को सिस्टम बाउंड्री में ले रहे हो, तो एनजी भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट, तो वो भी अपना फिर इंटरनल होगा, अर्थ को भी अगर आप सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं तो। बट जनरली हम अर्थ पे रह के क्वेश्चंस करते हैं, तो अर्थ पे रह के क्वेश्चंस करते हैं तो आपका सिस्टम बाउंड्री यही डिजाइन होगा अर्थ को छोड़कर, तो ये अपना एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो आपने ये कॉन्सेप्ट यहां से समझा, तो दैट इज बेसिक थिंग अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बहाने नॉर्मल रिएक्शन निकालने के क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक वेज है, और यहां पे कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, देखिए कैसे रखा है, तो ऐसा कोई एक सरफेस है जिसका इंक्लाइंड प्लेन है, एक अपर वाला सरफेस उसका इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन खैर अभी आपने कर ही लिया है फिर तो। चलिए एक वेज बनाते हैं ऐसे ही, इस शेप का एक बॉडी है वो इस शेप की है, ध्यान दीजिएगा। इसी शेप की बॉडी है, आपको समझाने के लिए मैं बस थोड़ा गैप दिखा रहा हूं, ये पूरा टच में है। प्रिज्म समझते हैं ना, प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप की है। ऐसी बॉडी है, ठीक है। ये ट्रायंगल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। शायद सबको समझ में आ गया होगा, ये कांटेक्ट में है, समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा गैप दिखा दिया है। और ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसके ऊपर ये रखी हुई है।
ये इसके ऊपर रखी हुई है, इसका एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, इसका मास m है। तो हमें बताना है कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नॉर्मल रिएक्शन, जो भी कांटेक्ट फोर्सेस है उनका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कांटेक्ट सरफेसेस। तो हमें इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ठीक है। क्या होगा बताओ। ये m है, ये फिक्स है, इसको आपको लेना देना नहीं है। पहले आप लोग बॉडी समझ गए किस शेप की है। बॉडी आपकी सामने से दिख रही है ट्रायंगुलर, बट वो कैसी होगी, 3 डायमेंशनल। थोड़ा आप विजुलाइज करना सीखिए, मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं ये बॉडी कैसी होगी 3 डायमेंशनल। देखिए ये ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, और ये ऐसे था। ये आप सामने से देख रहे हो तो बॉडी आपको ऐसे 2 डायमेंशनल नजर आती है, ट्रायंगल, बट ये ट्रायंगल नहीं है। ये बॉडी कैसे है, देखो ऐसे है। धीरे धीरे आपको ये सब विजुलाइज करना होगा मैकेनिक्स में। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग जब आप पढ़ेंगे आईआईटी में तो एक सब्जेक्ट होता है, ये ऐसी है बॉडी, शायद सभी बच्चों को दिख गया। अब सभी को विजुलाइज हो गया होगा, सभी बच्चों को ये विजुलाइज हो गया। और ये 3 डायमेंशनल है, यहां पे इसका एक, अब तो शायद सभी को विजुलाइज हो गया होगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बना दे रहा हूं। ये इसका ये शेप होगा बॉटम वाला, तो यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को कि ये इस तरीके की बॉडी है। इसको और अगर विजुलाइज करना चाहोगे तो ऐसे दिखा सकते हो, थोड़ा सा आपको और विजुलाइज होने लगेगा। क्लियर है सभी को, अब तो दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल, पिरामिड शेप, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, पिरामिड शेप का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये यहां रखा हुआ है, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चन अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे अभी देखो, इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहोगे तो और बना सकते हो। यहाँ पे क्या करो, एक और m रखो तो और मजा आएगा। यहाँ पे ये 2m मास रख दो, ठीक है। तो हम लिखते हैं फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कौन से कॉन्टेक्ट सरफेस, बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेस एंड ट्रायंगुलर। चलिए ऑल लिख दिया ना, बिटवीन ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस, ये लिख देते हैं बिटवीन ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस। फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, जितने कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं सब पे बता दीजिए फटाफट। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो पहले ए पे तो सभी लोग बता सकते हैं, ऊपर वाले पे क्या लगेगा, ऊपर वाले की जब आप एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर वाले पे तो सभी बच्चे बता सकते हैं ना। ऊपर वाले के लिए केवल एक फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा भाई, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा और mg नीचे लग रहा होगा इस पे, बस यही तो होगा। तो इसका हो जाएगा 2mg और ये हो जाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन n, इसको मैंने n बोला है। इस पे जो ये क्या है, ड्यू टू बी ने इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया है, बी ने जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया है वो है। आप इसको दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा भी सकते हो, मासेस में यहां लिख दे रहा हूं। तो ये फोर्स आपने ऐसे दिखाया है, ये है अपना n, है ना। तो यही n इस पे लगेगा ऐसा। मैं नॉर्मल रिएक्शन केवल दिखा रहा हूं, ग्रेविटी तो आप लोगों को पता ही है। नॉर्मल रिएक्शन ये n है और ये n ऐसा लगेगा, मानते हैं कि नहीं। अब चलिए इसकी एफबीडी बनाते हैं। तो जब आप इसकी एफबीडी बनाओगे ट्रायंगुलर वाले की,
तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं देखिएगा। क्या क्या फोर्स लगेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, क्या क्या फोर्स लगेंगे। एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो बी ने ए पे लगाया होगा, तो ए ने भी बी पे लगाया होगा, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन। ए ने भी बी पे नॉर्मल रिएक्शन एन लगाया होगा, ये सभी को क्लियर है। अब यहां पे ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इसमें भी कांटेक्ट है, तो यहां पर आप नॉर्मल रिएक्शन कुछ क्या मान सकते हैं, N2 या N डैश, जो भी मानिए। और आपको अभी अभी बताया हमेशा ये परपेंडिकुलर लगता है कांटेक्ट के, तो ये परपेंडिकुलर लगेगा, इसको आप N1 मान सकते हैं। तो ये इस पे परपेंडिकुलर लगेगा, यही ये इसने इस पर ऐसा लगाया होगा, यही इस पर इसने ऐसा लगाया होगा, यही है ना। तो ये N1, तो ये भी अपना N1। तो यहां कैसे दिखाएंगे उसको आप, यही चीज आप यहां पे ऐसे दिखाएंगे, ये N1, और हमेशा ये N1 कैसा होगा, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये सभी को समझ में आता होगा, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये दिखा दिया आपने। अब एक और होना चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वर्टिकल, इसका इस वाले प्रिज्म पे, इस वाले पे इधर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसको आप N2 बोल सकते हैं इधर, तो ये होगा इधर N2, ये होगा इधर N2। क्लियर हो गया, तीन कांटेक्ट सरफेसेस हैं भाई। ब्लॉक 1 का तो एक ही कांटेक्ट सरफेसेस है, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के तीन कांटेक्ट सरफेसेस हैं, एक इसके साथ, एक ब्लॉक ए के साथ, और एक इस वर्टिकल वॉल के साथ। ये सभी को दिख गया, तो आपने 3 लगा दिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, तो अब आप जो है इस पे ग्रेविटी लगाइए, ग्रेविटी इसका अपना नीचे लगेगा हमेशा, और वो कितना था, m था, तो mg का एक ग्रेविटी लगा दीजिए। तो आपने mg का एक ग्रेविटी लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करिए, फोर्सेस को रिजॉल्व करिए अपने रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग। आप सभी बच्चों को यहां दिखता होगा कि रेफरेंस एक्सिस यही चूज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें फायदा ये मिलेगा, ये रेफरेंस एक्सिस चूज करेंगे। क्यों, तो आपको इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको केवल N1 को रिजॉल्व करना होगा। ये N2 x में है, ये N y में है, और mg भी y में है, तो केवल आपको N1 को रिजॉल्व कर लेना होगा। क्लियर है। चलिए, तो अब यहां पर अपने पास क्या होगा, इसी को रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व करना बहुत आसान है, आप एंगल जज कर लीजिए, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, और ये पूरा 90 है, ये इस पे 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये क्लियर है सभी को, ये 60 डिग्री हो जाएगा। n इक्वल टू एन प्लस एम जी क्यों नहीं आया, आप देखिए, पहले यहां समझ लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। यहां एक एक स्टेप बताया जा रहा है, पहले यहां समझ लीजिए, फिर आपको नहीं क्लियर होगा तो पूछिएगा। ये 30, ये 30, और ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा। ये सबको पता है ना कि ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा N1 जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये 30 है और ये टोटल एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60। क्लियर है ना। मैं इसको फिर यहां समझा देता हूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिन बच्चों को ये सब समझ में आ जाएगा वही आगे जाके बहुत बड़े क्वेश्चन टैकल करेंगे। उसके लिए आपको यहां ध्यान से देखना है, घर में फिर से ये सब रफ कॉपी में फिर से करना है। यहां पे ये N1 था, मैं ये कह रहा हूं आपको, यहां मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूं, मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूं। ये 30 डिग्री, मैं कह रहा हूं कि ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। मेरा ये कहने का मतलब है, ये नॉर्मल हमेशा, छोटी छोटी बात यहां काम आ रही है कि नहीं। जिसको ये नहीं पता होगा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, वो ये एंगल जज नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 30, ये पूरा 90,
तो ये बचा हुआ कितना 60, वो कर दिया। अब आपको रिजॉल्व करना है, एक फोर्स को बस रिजॉल्व करना है, कर दीजिए। एक फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए। यहां पे n1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर n1 cos 60 और इधर एक कंपोनेंट आएगा n1 sin 60। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। तो ये हो जाएगा n1 sin 60 तो ये कंपोनेंट मैं यहां लिखे दे रहा हूं। तो ये कंपोनेंट है n1 sin 60। दिख रहा है सभी बच्चों को? यहां से देख लीजिए ना, मैंने बड़ा बनाया तो है, यहां देख लीजिए, यहां क्यों परेशान है। यहां देखिए, इधर हो जाएगा n1 cos 60 और n1 sin 60। ये बड़ा बनाया तो है, n1 cos 60 और ये हो जाएगा n1 sin 60। हो गया? तो बस इसको आपने रिजॉल्व कर दिया। n1 के ये दोनों कंपोनेंट आपको मिल गए। अब रिजॉल्व y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करिए। क्या क्या हो जाएगा? नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg लग रहा है, n लग रहा है, और ऊपर कौन सा लग रहा है? n1 sin 60। ये क्या है अपना? n1 sin 60 यही तो है। और ये क्या है? ये है n1 cos 60। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? लो जूम कर दिया। अब ठीक है, इससे ज्यादा जूम करूंगा तो आउट ऑफ फोकस हो जाओगे। इतना ठीक है। तो n1 cos 60 और ये n1 sin 60 अब तो सभी को दिख रहा होगा। तो फोर्स बैलेंस कर दो इसी बात पे, फोर्स बैलेंस कर दो, फोर्स बैलेंस कर दो n1 इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे? अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स क्या क्या है? अपवर्ड फोर्स अपने n1 sin 60 दिस शुड बी इक्वल टू, नीचे दो फोर्स हैं n प्लस mg, और यहां से n1 sin 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू, n की वैल्यू आपने यहां से निकाल दी है। देखिए इसके इक्विलिब्रियम से आपको n मिल चुका है 2 mg। तो n की वैल्यू यहां 2 mg रखो तो ये 3 mg आ जाएगा। ठीक है, तो n1 मिल गया 6 mg, सॉरी 2 mg/√3। तो ये आप लोगों को आंसर पहले देना चाहिए था, 2 mg/2√3 mg होगा ना, 2√3 mg ये आंसर आएगा भाई n1 का। दिस इज योर n1 2√3 mg। कुछ बच्चे दे भी रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, 2√3 mg n1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से n2 निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो गई। तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैं यहां कर दे रहा हूं, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? यहां पे इक्विलिब्रियम में n1 cos 60 दिख रहा है सभी बच्चों को? ये रहा n1 cos 60 जो इधर लग रहा है, वो किसको बैलेंस किए? n2 और n1 sin 60 को। तो n1 cos 60 दैट शुड बी इक्वल टू n2 प्लस n1 sin 60। ठीक है, तो n1 cos 60 निकाल लो। n1 cos 60, n1 आपके पास है, n1 की वैल्यू है 2√3 mg। तो 2√3 mg cos 60 हो जाएगा 1/2, दैट इज इक्वल टू n2। n2 चाहिए था हमें, तो माइनस n1 sin 60 कर दो, तो माइनस n1 की वैल्यू कितनी है भाई? 2√3 वही है, 2√3 n1 की वैल्यू, और sin 60 कितना हो जाएगा? √3/2 इक्वल टू n2। आप ये खुद भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, n1 sin 60 को इधर ले आइए तो आपको n2 मिल जाएगा। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, कितना मिलेगा? √3 mg, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पे √3 हो जाएगा 3।
तो √3 mg -3, N1 की वैल्यू मैंने नहीं रखी है क्या, 2√3 mg है ना, तो यहां 2√3 mg भी लिखना पड़ेगा। 2√3 mg, ये N1 की वैल्यू इंटू साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू N2, ऐसा होगा। तो ये अपने पास आ रहा है √3 mg -3 mg, तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि N2 नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, ठीक है। N2 माइनस में आ रहा है, ठीक है। चेक करिए जरा, बाकी सब सही है। N2 माइनस में आएगा, mg √3 -3, बिल्कुल, तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना, वही तो नेगेटिव का मतलब है कि इस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो यही चीज बता रहा है। ये क्लियर है सभी को? N1 sin 60 क्यों लिया है? N1 sin 60 वर्टिकल में है, अच्छा N1 sin 60 वर्टिकल में है, हाँ सॉरी, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। यहां तो केवल फिर क्या आएगा, यहां क्या आएगा हॉरिजेंटल में, देखो क्या क्या है हॉरिजेंटल में, N1 cos 60 है, ओके, तो N1 cos 60 और ये N2, तो एक ही फोर्स है। N1 के दो कंपोनेंट थे, N1 cos 60, ठीक है, जो इधर है, मैंने इसको इधर देख के लिख दिया, ओके ओके। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है ना, N1 की ये वैल्यू है, ये डायरेक्शन नहीं है, बहुत बच्चे इसमें मिस कर रहे होंगे जो मैंने गलती किया। ये N1 की वैल्यू है ना, ये N1 की वैल्यू है, N1 sin 60, वो आपको मैंने यहां बना के दिखाया हुआ है। तो ये केवल हो जाएगा सीधे N2 के बराबर, सीधे हो जाएगा N2 के बराबर। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी N1/2, और N1 कितना है अपने पास 2√3 mg, तो 2√3 mg/2, दैट इज N2 हो जाएगा √3 mg, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा भाई √3 mg, ठीक है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो केवल अपने पास क्या है, N2 इधर, और इसको बैलेंस करने वाला कौन है, N1 का कंपोनेंट, वो जो इस तरफ है, कितना है वो N1 cos 60, बस यही फोर्स है, ठीक है। चलिए फिर, तो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, ये सब बहुत फंडामेंटल्स चल रही है। जो बच्चे इन फंडामेंटल्स पे ग्रिप बना लेंगे उनको आगे के चैप्टर्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा, और वो बहुत आसानी से खुद भी सोचने लगेंगे, इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे ये सब खुद से करने के लिए। तो दीज आर ABC ऑफ मैकेनिक्स और फिजिक्स, ठीक है। तो ये सब फिजिक्स के ABC हैं, जिसको मैं बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपसे मैं ये आशा करता हूं कि आप ये सब क्वेश्चन जब रिवीजन कर रहे होंगे तो आप रफ कॉपी पे ये सब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कंपोनेंट्स लेना, ये सब खुद से करिए, ये सब खुद से करिए, और फिर आइए धीरे धीरे, क्योंकि लेवल बहुत हाई होता जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये सब चीजें उस समय मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा कंपोनेंट लिया, मैंने क्यों इसको इक्वल किया, ठीक है। तो आपको मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि लेक्चर्स जो भी अभी के चल रहे हैं इसमें बहुत मेहनत करके इसको ग्रिप बना लीजिए, इसीलिए बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है कि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। आगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, उसको रिवाइज कर लीजिएगा।